सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, मैं आपको डीएलएड 4th सेमेस्टर गणित विषय पूरा पढ़ा चुका हूं और यहाँ पे मैं आपको राजन सीरीज पढ़ा रहा हूं। राजन सीरीज में जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न थे वह पिछले 3 क्लास में मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। अब यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं, जो आपकी परीक्षा में पूछे भी गए हैं, इस तरीके के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे भी जाएंगे, इन सभी प्रश्नों को आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्लास होने वाली है। इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि सभी प्रशिक्षु इससे पढ़ पाए। और पिछली क्लासेस अगर आपकी छूट गई हैं, चाहे जो चैप्टर वाइज पूरा सिलेबस मैंने आपका पढ़ाया है वो, या फिर आपका राजन सीरीज का कुछ भी छूटा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के आप कभी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जुड़े रहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अति लघुत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न है, संख्याओं 1 0 5 0 7 0 8 9 9 का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक होता है ऐसे कुछ भी आंकड़े आपको दिए रहेंगे, उसी आंकड़े में आपको वह संख्या देखना रहेगा जो सबसे अधिक बार आई हो, या फिर आपको संख्या दिया रहेगा, उसका बारंबारता दिया रहेगा। जिस संख्या का बारंबारता सबसे अधिक होगा वही संख्या क्या होगी, बहुलक होगी। तो यहाँ पे 0 जो है वह 3 बार आ रहा है, बाकी संख्याएं 1-1 बार आ रही हैं, तो इसीलिए बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न संख्या 2 है, घनमूल किसका 125 गुणे 343 का, क्यूब रूट ऑफ 125 गुणे 343। अब देखिए, मैंने आपको नियम बताया है, अगर कहीं पे करनी पे n की घात है और ब्रैकेट में x इंटू वाई लिखा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, करनी की घात n x इंटू करनी की घात n इंटू वाई। ठीक है, तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख लेंगे, इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 125 गुणे क्यूब रूट ऑफ 343। अब देखिए 125 को लिखा जा सकता है 5 का क्यूब, और 343 को लिखा जा सकता है 7 का क्यूब। तो यहाँ पे जो क्यूब है वह क्यूब रूट है वह हट जाएगा क्यूब से, तो इस तरीके से यह क्या आ जाएगा, 5 गुणे 7 ये आ जाएगा, और बराबर कितने आ जाएगा, 35 के बराबर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 है, 9/49 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 9/49 को देखिए कितना लिखा जा सकता है, 9 को 3 का स्क्वायर और 49 को 7 का स्क्वायर, और a स्क्वायर है ही तो सब पे स्क्वायर है। देखिए, अब इसको लिखा जा सकता है 3/7 a का स्क्वायर, इतना लिख देंगे। इसी तरीके से 4b के स्क्वायर को 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और b का स्क्वायर इसको लिख देंगे 2b का स्क्वायर, बीच में माइनस चिन्ह है ही। अब यह हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। ये ब्रैकेट में होता है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है a माइनस बी। तो यहाँ देखिए a स्क्वायर की जगह क्या है, 3/7 a का स्क्वायर, तो a की जगह है 3/7 a, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3/7 a प्लस 2b, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3/7 a माइनस 2b। ठीक है, अब ये इसी के रूप में आ गया है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में, इसीलिए ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेमी, ऊंचाई 14 सेमी, बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करो। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, किस आकृति की बात की जा रही है, एक लंबवृत्तीय बेलन का बात किया जा रहा है, सिलेंडर का बात यहाँ पे किया जा रहा है। और सिलेंडर का आपको क्या दिया गया है, सिलेंडर का आपको त्रिज्या दिया गया है, यानी कि ये जो दिया गया है ये 5 सेंटीमीटर दिया गया है, और उसके बाद ऊंचाई जो दी गई है h वह 14 सेंटीमीटर दी गई है। और आपसे पूछ रहा है वक्र पृष्ठ सरफेस एरिया। देखिए, बेलन के केस में 2 पृष्ठ क्षेत्रफल हमको प्राप्त होता है। अगर वक्र पृष्ठ कहता है तो ये जो मुड़ा वाला एरिया है
इसी का केवल आपको क्षेत्रफल निकाल के बता देना होता है, ठीक। और अगर आपसे संपूर्ण वक्र पृष्ठ पूछता है तो संपूर्ण में क्या होता है, संपूर्ण में क्या आता है, संपूर्ण में आता है ये ऊपर और नीचे का भी जुड़ जाता है, लेकिन यहाँ पे केवल वक्र पृष्ठ का पूछा है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 2πr × h। अगर यहीं पे संपूर्ण वर्ड लिखा होता, संपूर्ण पृष्ठ, तब वक्र नहीं लिखा होता, संपूर्ण पृष्ठ लिखा होता, तब फॉर्मूला दूसरा लगता, +2πr², और यहाँ पे फॉर्मूला लगता है, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान देना है, जब भी बेलन का पृष्ठ पूछेगा तो संपूर्ण पूछ रहा है या वक्र पूछ रहा है। वक्र पूछ रहा है तो यही फॉर्मूला लगेगा, और संपूर्ण पूछ रहा है तो इसी में जुड़ जाएगा +2πr², ठीक है। ऊपर और नीचे के बेलन में जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2πrh, 2 × पाई 22/7 × r 5 × h 14, 7 से 14 को काट के 2 बार में कट जाएगा, 5 का गुणा 2 में होगा 10 हो जाएगा, और 2 का गुणा 22 में होगा 44, और 44 का गुणा 10 में होगा तो 440। सब कुछ सेंटीमीटर में दिया है तो वर्ग सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि जो वक्र पृष्ठ होता है यह एक तरीके का क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, तो इसीलिए वक्र का जो क्षेत्रफल आएगा वह वर्ग सेंटीमीटर में आएगा, और अगर मीटर में दिया होता तो वर्ग मीटर में आता। अब इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 5 है, वृत्त का व्यास 14 सेमी, वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। एक वृत्त का व्यास आपको दिया है, व्यास अगर ये केंद्र है, व्यास अगर दिया है 14, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7, और परिधि क्या होता है 2πr, तो ये हो जाएगा 2 × 22/7 × 7, 7 से 7 कट जाएगा, और परिधि कितना आ जाएगा 44 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6 है, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। समचतुर्भुज रोम्बस जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन जो सभी कोण होते हैं वह 90 अंश के नहीं होते हैं, तो ऐसे में इसका जो क्षेत्रफल होता है वह हाफ ऑफ d1 यानी कि पहले विकर्ण की लंबाई और d2 दूसरे विकर्ण की लंबाई, दोनों विकर्णों के लंबाइयों का गुणा होता है, गुणा का आधा, ठीक। इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7 है, समलंब की समांतर भुजाएं 15 मीटर 8 मीटर है, उनके बीच की दूरी 12 मीटर है, समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, समलंब चतुर्भुज में कोई एक जो पेयर होता है वह समांतर होता है, जैसे यहाँ पे AB जो है वह DC के समांतर है, ठीक। तो कोई एक जोड़ा समांतर होता है और उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी चाहिए होती है और दोनों भुजाओं की लंबाई चाहिए होती है। तो दोनों भुजाओं के लंबाइयों का योग और गुणे दोनों के बीच की दूरी का आधा आप कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल मिल जाता है। तो यहाँ से क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे दोनों भुजाओं, दोनों समांतर भुजाओं का योग गुणे दोनों के बीच की दूरी। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ दिया गया है, समांतर भुजाओं का जो लंबाई है वह 15 और 8 मीटर है और उनके बीच की जो दूरी है वह 12 मीटर है। तो यहीं पे फॉर्मूले में रख देंगे हम लोग वैल्यूज, देखिए 1/2 और लंबाई 15 और 8 है तो जोड़ेंगे 23 हो जाएगा, और इंटू h कितना है, यहाँ पे h है 12, 2 से 12 को काट देंगे 6 बार में कट जाएगा, और 23 का गुणा 23 छक 6 त्रिक 18, 80 लगाइए 6 दूनी 12 1 13, 138 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सभी चीजें जब मीटर में दी गई थी तो मीटर स्क्वायर यहाँ पे यूनिट आ जाएगा। इस समांतर भुजाओं का योग हमने कर दिया और दोनों के बीच की दूरी का गुणा किया और उसका आधा कर लिया, तो यहाँ पे हमें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया 138 मीटर स्क्वायर, ठीक। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 8 है, समीकरण 13x - 30 धन x² बराबर 0 को हल कीजिए। तो इस समीकरण को हल करना है, किसी भी समीकरण को हल करने का मतलब होता है उसमें जो समीकरण में x जो चर है उसका मान निकालना। अब ये देखिए x की घात 2 है, यहाँ पे इस समीकरण को इस तरह लिख लीजिए x² + 13x - 30, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए बस आगे पीछे हमने कर दिया है
प्लस एक्स स्क्वायर था तो इसको आगे लिख लिया, फिर प्लस 13x था तो इसको इसके बाद लिख दिया, फिर माइनस 30 बराबर 0। अब यहाँ पे हल करने से पहले हमको क्या निकालना होता है, गुणनखंड निकालना होता है। अब गुणनखंड किस प्रकार से करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इससे कंपेयर करते हैं। अब देखिए ax² यहाँ है और यहाँ x² है, दोनों को कंपेयर करेंगे तो a का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। फिर इसी तरीके से 13x बराबर bx करेंगे तो b की वैल्यू कितनी मिलेगी, 13, और c की वैल्यू है माइनस 30। अब देखिए a इंटू सी हम लोग निकालते हैं तो 1 गुणे माइनस 30 होगा तो माइनस 30 वैल्यू आ जाएगी। और फिर इसी माइनस 30 को इस तरीके से हमको इसके गुणनखंड करने हैं कि ऐसी संख्याओं को हमको खोज के निकालना है कि गुणा करने के बाद माइनस 30 आए और जोड़ने के बाद 13 आए। तो देखिए माइनस 30 लाना है, यानी कि एक संख्या को पॉजिटिव रखना पड़ेगा, एक को नेगेटिव। तो एक संख्या हम लोग रख देते हैं 15 और दूसरी माइनस 2, तो हमारा मैनेज हो जाएगा। देखिए जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा, गुणा करेंगे तो माइनस 30। तो यहीं से अब ये जो हमारा समीकरण है इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, जो समीकरण है इसको लिख देंगे, देखिए 13x की जगह हम लोग लिख देंगे 15x माइनस 2x। बस इतना करना है, यहाँ से हमको इतना पता चल गया 15 और माइनस 2, तो 13x को लिखा जा सकता है 15x माइनस 2x। तो अब देखिए पहले दो पदों में अगर आप देखेंगे तो आपको देखिए संख्या में तो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x² है और यहाँ पे 15x है, तो यहाँ पे तो 1 है और यहाँ 15, कुछ कॉमन ले नहीं सकते हैं तो x कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ x² है, यहाँ 15x है, x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 15। और यहाँ पे देखिए संख्या में 2 यहाँ दिख रहा है -2 और यहाँ पे -30, तो -2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, x धन 15। अब x धन 15 दोनों जगह है तो दोनों जगह से x धन 15 निकालेंगे तो यहाँ का x बच गया है और यहाँ का -2, दूसरे ब्रैकेट में इसको रख देंगे x माइनस 2 और ये बराबर हो जाएगा 0 के। जब इतना आ गया x धन 15 और x माइनस 2 बराबर 0, तो देखिए इसको इतना लिख सकते हैं x धन 15 बराबर 0 बटे x माइनस 2। अब जब 0 बटे x माइनस 2 रखें तो इसका मान पूरे का सोचिए क्या हो जाएगा, 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान 0 ही आएगा, तो इसीलिए x धन 15 बराबर 0 हो जाएगा और x का मान कितना आ जाएगा, -15। ये तो एक मान आ गया। और यहीं पे अगर x प्लस 15 को हम लोग, ये देखिए यहाँ पे जब गुणनखंड निकाले तो यहीं पे अगर x प्लस 15 को उधर भेज दें बराबर के तो x माइनस 2 बराबर 0 के हो जाएगा और x बराबर कितना हो जाएगा, 2। इस तरीके से दो वैल्यू x की आ गई, कौन कौन सी, x की वैल्यू 2 और -15, ठीक। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, 4x² प्लस 5x प्लस 1 का गुणनखंड कीजिए। तो बिल्कुल यही चीज करनी है जो हमने पिछले समीकरण के साथ की थी, यहाँ पे आपको कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे a बराबर आपको मिल जाएगा 4 और b बराबर मिल जाएगा 5, c बराबर मिल जाएगा 1 और a इंटू सी निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 4 और जोड़ने पे आना चाहिए 5, गुणा करने पे 4। तो ऐसी दो संख्याएं आपको खोजना है, जोड़ने पे 5 आ जाए और गुणा करने पे 4, तो 4 और 1 का आप जोड़ेंगे तो 5 आएगा, गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो 5x है उसको हम लोग कितना लिख देंगे, 4x धन 1x, यानी कि 4x धन x। 5x को हमने इतना लिख दिया। अब यहाँ पे देखेंगे पहले दो पदों में 4x कॉमन मिल जाएगा तो क्या बच जाएगा, 4x² की जगह बचेगा x और 4x की जगह 4x में से 4x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1। तो यहाँ पे ब्रैकेट में बच गया x प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए बाद के दोनों पद x प्लस 1 ही है तो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन ले लेंगे, बचा क्या, x की जगह x बचेगा और 1 की जगह 1 बच जाएगा तो x प्लस 1। अब देखिए x प्लस 1 यहाँ भी है, x प्लस 1 यहाँ भी है, तो ये एक ब्रैकेट में x प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पे देखिए बचा है 4x और यहाँ पे धन 1, तो 4x धन 1 दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा। और यहाँ पे गुणनखंड करने को कहा है, मतलब इसको जो एक्सप्रेशन दिया है इसको दो पदों के गुणा के रूप में दिखाने को
कहा है, जो कि यहाँ पे आपने दिखा दिया। तो यहीं तक आपको सॉल्व करना है, मान नहीं निकालना है। जब लिखा रहेगा हल कीजिए तब मान निकालना रहता है, ठीक है। तो यहीं पे छोड़ सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 है, tan 45 डिग्री माइनस cot 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री माइनस sin 90 डिग्री का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे वैल्यूज निकालना है। देखिए tan 45 की जो वैल्यू होती है वह 1 होती है, तो रखेंगे 1। और cot 30 tan 30 की जो वैल्यू होती है वह होती है 1/√3, तो cot 30 की वैल्यू √3 हो जाएगा, माइनस √3 लिखेंगे। प्लस 2 इंटू cos 30 होता है √3/2, √3/2 और sin 90 होता है 1, तो यहाँ आ जाएगा -1। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ धन 1 है, ऋण 1 घट जाएगा और यहाँ पे ऋण 3 है, ऋण √3 है और यहाँ पे धन √3 है, दोनों आपस में कट जाएंगे। कुल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0, ठीक है। तो इस तरीके से वैल्यू 0। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, समीकरण 5x बराबर y 2x धन y बराबर 7 को हल करके y का मान ज्ञात करो। अब यहाँ पे देखिए y का मान सीधे सीधे एक समीकरण जो दिया गया है वह कितना दिया गया है, y का मान सीधे सीधे दे दिया है। अरे देखिए 5x बराबर y, इसको पहला समीकरण मान लेते हैं, और 2x धन y बराबर 7 इसको दूसरा समीकरण मान लेते हैं। अब देखिए पहले समीकरण से y की वैल्यू, समीकरण 1 से y का मान 2 में रखने पे, अब समीकरण 1 से y का मान कितना है? 5x के बराबर है, तो जहां पे समीकरण 2 में y आ रहा है वहां पे मान क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा 2x प्लस 5x बराबर 7 के, और 7x बराबर 7 आ जाएगा और x का मान कितना आ जाएगा? 1। x का मान 1 आ गया। अब इस x के मान को किसी एक समीकरण में रख दीजिए, y का मान आ जाएगा, समीकरण 1 में ही रख देंगे तो y का मान कितना मिल जाएगा? 5 गुणे 1 बराबर y, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर 5। तो इस तरीके से बड़े आसानी से ये था आपका प्रतिस्थापन विधि, और एक होता है विलोपन विधि जो यहाँ पे इन्होंने लगाया है, ठीक है। दोनों समीकरण इस तरीके से लिख दिया, y को इधर ले आए, 5x माइनस y हो गया, उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे, ये खत्म हो जाएगा, -y प्लस y, और 7x बराबर 7, x बराबर 1, और फिर x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा? y का मान 5 आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से दोनों विधि से किसी भी विधि से निकालेंगे मान तो वही निकलेगा। अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12, एक 17 सेंटीमीटर लंबे 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत के चौड़ाई के प्रत्यय घूमने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ने और ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि इसी प्रश्न में अगर भाषा चेंज कर देगा तो यह प्रश्न जो है वह बदल जाएगा, वैल्यूज बदल जाएंगी, जो बेलन बनेगा उसकी त्रिज्या और ऊंचाई के मान बदल जाएंगे। अब यहाँ पे जो प्रश्न आपको दिया है उसकी भाषा को पढ़ना है, वह क्या कहना चाहता है यह आपको समझना है, ठीक है। और इसी तरीके के और प्रश्न में अगर आपको करा दूंगा जो ऐसे ही प्रश्न रहेंगे, आपके बेलन से ही जुड़े प्रश्न रहेंगे, लेकिन वहां पे बस भाषा का परिवर्तन रहेगा और आप देखेंगे कि वह बिल्कुल ही दूसरे तरीके से प्रश्न जो है वह वैल्यूज जो हैं जो यहाँ पे आप बनाओगे उससे अलग बनेंगी, ठीक है। तो डरने की बात नहीं है, बस आपको थोड़ा सा इमेजिन करना है और थोड़ा सा भाषा को, प्रश्न की भाषा को समझना है, और वही यहाँ पे गलती की गई है। सॉल्यूशन में अभी देखेंगे कि गलती यहाँ पे हुई है जो यहाँ पे सॉल्व दिया हुआ है। देखिए अब किस प्रकार से आपको मैं समझाता हूँ। देखिए प्रश्न क्या रहा है कि एक 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत के चौड़ाई के प्रत्यय घूमने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले तो आप एक आयत बना लीजिए। एक आयत जो है वो कह रहा है, एक आयत इस तरीके से है जो 17 सेंटीमीटर लंबा है और 7 सेंटीमीटर चौड़ा है। 17 सेंटीमीटर यह लंबा है और 7 सेंटीमीटर चौड़ा है। अब बोल रहा है
कि इस 17 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत के चौड़ाई के परितः घुमाने पर, मतलब इस आयत को चौड़ाई के परितः घुमाया जा रहा है। अब चौड़ाई के परितः कैसे घुमाया जाएगा यह आप देखिए। जब चौड़ाई के परितः घुमाया जाएगा तो यह चौड़ाई जो हो जाएगी आप समझिए कि फिक्स हो जाएगी। ठीक है, आप मंदिर में जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो मंदिर के परितः मतलब मंदिर के चारों ओर, अब यहाँ पे बोला है चौड़ाई के परितः है, मतलब कि चौड़ाई वहीं पे है और फिर आयत को घुमाया जा रहा है। तो इस एक चौड़ाई को, किसी एक भुजा को आप फिक्स कर दीजिए और आयत को इस प्रकार से आप घुमाइए। जब आयत को आप घुमाओगे तो ये क्या बन जाएगा, ये एक बेलन का रूप लेगा। ठीक है, इसको आप इस तरीके से जब घुमाओगे तो ये आपको एक बेलन बनता हुआ यहाँ पे देखिए दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक आयत को घुमाने पे चौड़ाई के परितः क्या बन रहा है, एक बेलन बन रहा है। और जब आयत के परितः घुमाया जा रहा है तो आप देख पा रहे हैं जो लंबाई है आयत की वह क्या बन जा रही है, त्रिज्या जो बन जा रही है, यह वृत्त की त्रिज्या बन जा रही है। ठीक, और चौड़ाई जो क्या बन जा रहा है, इस बेलन का ऊंचाई बन जा रहा है। इस बेलन का ऊंचाई क्या है, 7 सेंटीमीटर है। तो यहीं से देखिए ये त्रिज्या जो आपकी हो जाएगी वह 17 सेंटीमीटर हो जाएगी और जो ऊंचाई हो जाएगा वह 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, अब इसी प्रश्न में मैं आपको समझा दे रहा हूं दूसरा भाषा जो बन सकता है कि इस आयत को मोड़कर, आयत के दोनों सिरों को जोड़कर एक बेलन बनाया गया है। अगर दोनों सिरों को जोड़ा जाता है, यहीं पे देखिए, अगर यहीं पे दोनों सिरों को जोड़ के भी बेलन बन सकता है। ठीक है, आप एक पेज लीजिए अपने कॉपी का, उस पे जो दोनों बोलेगा चौड़ाई के सिरों को जोड़ के, तो इन दोनों सिरों को जब आप मिलाओगे तो ये इस तरीके से क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये गोल बन जाएगा। ठीक है, जब गोल बन जाएगा तो इस तरीके से आप देख पाओगे यह एक क्या है, यह एक बेलन का शेप ले रहा है। तो बेलन का शेप जब लेगा, ठीक है, तो ऊपर वृत्त बनेगा और जो लंबाई है वह अब गोल हो गई है, वृत्ताकार हो गई है, परिधि के रूप में हो गई है। तो ये लंबाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो परिधि की वैल्यू होती है 2 पाई r, और ये जो चौड़ाई है 7 सेंटीमीटर, यह क्या बन जाएगी, ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पे r की वैल्यू अलग निकल के आएगी। ठीक है, यहाँ पे त्रिज्या अलग बनेगा और यहाँ पे जो प्रश्न में कहा है कि आयत को घुमाया गया है, यहाँ पे देखिए त्रिज्या अलग बना है। ठीक है, तो इस प्रश्न को खासा ध्यान दीजिएगा और इससे जुड़े एग्जाम्पल जहां भी आपको मिलेंगे कर लीजिएगा और जहां मुझे मिलेंगे मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, तो प्लेलिस्ट से ही जुड़े रहना आपको। जो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दिया गया है उसी प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस क्लासेस जो है वह मिलेंगी, प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। ठीक, तो अब यहाँ पे इस प्रश्न में हम आगे बढ़ते हैं। जब हमने इस तरीके से प्रश्न का अनुकरण करते हुए हमने जब इस बेलन को फॉर्म कर लिया है, ठीक है, बेलन का जो बेलन बनेगा इस प्रकार, उसका आयतन आपको निकालना है। अब बेलन का आयतन आपको पता है कितना होता है, बेलन का जो वॉल्यूम होता है वह पाई r स्क्वायर इंटू h होता है। अब वैल्यूज रख दीजिए, पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू r की वैल्यू है 17, तो 17 गुणे 17 और इंटू h है 7। तो देखिए 7 से 7 ये कट जाएगा और बचेगा कितना, बचेगा 22 गुणे 17 गुणे 17। अब यहाँ पे जब आप तीनों का गुणा कर लोगे तो ये आ जाएगा 6358 और सब कुछ जो वैल्यूज दी गई है यहाँ पे वह आपको सेंटीमीटर में देखिए दी गई है, तो इसलिए घन सेंटीमीटर जो आ जाएगा वह मान आ जाएगा। ठीक है, घन सेंटीमीटर लिख लीजिए या सेंटीमीटर क्यूब लिख दीजिएगा, बात एक ही होती है। ठीक, तो इस तरीके से आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 6358। उम्मीद है कि प्रश्न को आप समझ गए होंगे। यहाँ पे गलत सॉल्यूशन यहाँ पे आपको दिया गया है, इसको आप ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने देखिए त्रिज्या 7 बना दिया है और
जो ऊंचाई है उसको 17 बना दिया है। ठीक है, तो समझने की बात है, जब तक आप भाषा नहीं समझोगे तब तक सही सोल्यूशन नहीं कर पाओगे। ठीक, अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या 13, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। अब वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, जो कि आपको दिया गया है 154। तो 154 बराबर आप देख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू नहीं पता है, वही तो निकालना है, आर स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए आर स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 154 गुणे 7, ये 7 उधर जाएगा, भाग में जो है वो गुणा में हो जाएगा और बटे में 22। अब 22 से देखिए काटते हैं हम 154 को, 11 से काट लीजिए, तो 11 से काटते हैं तो ये 1 बार और 4 बार 14 बार, और ये 22 2 बार में कट जाएगा 11 से, फिर 2 से काटेंगे तो ये 7 बार में कट जाएगा। अब आर बराबर आप आर स्क्वायर बराबर कितना मिल गया 7 गुणे 7, यानी कि आर बराबर कितना मिल जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्या 14, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1,94,491 में से घटाने पर शेष फल पूर्ण वर्ग हो जाए। अब कोई संख्या आपको दिया गया है, वह पूछ रहा है कि इसमें से क्या कम से कम घटा दिया जाए कि यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। अब कोई संख्या पूर्ण वर्ग कब होती है? कोई संख्या पूर्ण वर्ग तब होती है जब कोई संख्या का 2 बार गुणा करने पे वह संख्या प्राप्त हो। जो संख्या प्राप्त हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे 2 गुणे 2 करने पे हमें 4 प्राप्त होता है, तो 4 क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक, अब यहीं पे दे दिया जाए कि 5 में से छोटी संख्या कौन सी घटा दी जाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए, जो संख्या प्राप्त हो वह पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखिए 5 में से हम चाहें तो 4 घटा दें, और एक भी क्या होता है? पूर्ण वर्ग संख्या को, क्योंकि 1 का वर्ग भी क्या होता है? 1, तो इसलिए 1 भी क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है आपको? कम से कम घटाना है, 5 में से आपको 1 ही घटाना है। ठीक है, जिससे 4 मिल जाए, और 4 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। तो वही यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इस संख्या में से कम क्या घटा दें कि यह संख्या जो है वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो वही आपको यहाँ पे निकालना है कि कैसे हम पता करें कि छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखिए पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, ठीक है, या संख्या के आसपास की संख्या, किसी संख्या का पूर्ण वर्ग या वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं। सबसे जो राज छिपा है इसमें, किस तरीके से सॉल्व करना है, हम किसी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो वर्गमूल जब आप निकालोगे तो आप देखोगे कि हाँ, आप वहां तक पहुंच पाओगे कि इस संख्या में से क्या हम घटा दें कि यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। अब कैसे आप पहुंचोगे? देखिए, आपको वर्गमूल निकालना तो आता होगा, भाग विधि से नहीं आता है तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले जब किसी संख्या का वर्गमूल हमको निकालना होता है, मतलब किसी संख्या का वर्गमूल हम निकालते हैं, मतलब वह संख्या निकालते हैं जिसका 2 बार गुणा करने पे यह संख्या प्राप्त हो रही हो। तो यह निकालने के लिए हम जोड़ा बनाते हैं, और दाहिने ओर से जोड़ा बनाना शुरू करते हैं। तो 1 से हम लोग शुरू करेंगे और 9 पे जाएंगे। संख्याओं का जोड़ा बनाना है, यानी कि 2 संख्याएं रखनी है। तो 91 का एक जोड़ा बना, फिर इधर एक जोड़ा और लेंगे, 44 का जोड़ा बना, ये 19 का जोड़ा बना। ठीक है, और कोई संख्या 1 अगर मान लेते हैं यहाँ ऐसे 6 आया होता तो इसका भी अकेले का जोड़ा बन जाता। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। अब इसके आगे देखिए, अब हम लोग भाग देना शुरू करते हैं। अब पहले जो जोड़ा आ रहा है वह 19 आ रहा है। अब 19 में भाग देने के लिए हम उस संख्या को चुनेंगे जिसका जो वर्ग हो वह 19 के बराबर या 19 से थोड़ा कम हो। तो देखिए 19 में जैसे अभी 2 से भाग देने जाएंगे तो 4, 2 का वर्ग क्या होता है? 4, लेकिन नहीं, 2 से नहीं देंगे। इसी तरीके से 3 से तो 9 होता है, 4 से 16 होता है, 5 से 25 होता है, 5 से ज्यादा हो जाएगा, 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग देंगे और 4 बार ले भी जाएंगे
और 4 से गुणा करके यहाँ पे कितना लिख देंगे, 16 लिख देंगे। ठीक, अब 16 लिख दिया। अब 19 में से 16 घट जाएगा, बचेगा कितना, 3। अब इस 4 में ये 4 जुड़ जाएगा, इस 4 में ये 4 जुड़ जाएगा, 8। और यहाँ पे एक स्थान खाली कर देंगे। अब स्थान क्यों खाली किए हैं, क्योंकि अब देखिए 8 से 3 में तो भाग जाएगा नहीं, और ये केवल 8 भी नहीं रह गया है, अब 8 के बगल कोई संख्या आएगी, तो यहाँ पे ये संख्या छोटी हो चुकी है, अगला जोड़ा उतार लेंगे, ये हो जाएगा 344। अब 344 संख्या में हमको भाग देना है, और किस संख्या से भाग देना है यह कैसे डिसाइड करेंगे। यह देखिए 8 के बगल इकाई का अंक खाली है। अब इकाई के स्थान पे हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कुछ लिख सकते हैं। अब 1 अगर लिखेंगे तो 1 से गुणा भी होगा, यह ध्यान रखिएगा। 1 अगर लिखते हैं तो 1 से गुणा होगा और ये हो जाएगा 81। ठीक, लेकिन हमें इस 344 के बराबर या इससे छोटी कोई संख्या चाहिए। अब 2 लिखेंगे तो 2 से गुणा होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 164। इसी तरीके से 3 से करेंगे तो भी छोटा रहेगा काफी, 4 से करेंगे तो इसके पास पहुंच पाएंगे, तो फिर 4 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 4 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 336। ठीक है, इसमें 4 से गुणा हो जाएगा। अब इसके बाद घटा लीजिए, घटाएंगे 344 में से 336 तो 8 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे ये फिर 4 जुड़ जाएगा और इकाई में जुड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 88 हो गया, इकाई का स्थान खाली हो गया। अब अगला जोड़ा उतारेंगे, जोड़ा उतार लिया, इकाई के स्थान पे 1 देखिए रखेंगे, एक ही बार जाएगा, एक बार गया तो ये हो गया 881। ठीक, और 1 यहाँ भी बढ़ा देंगे और घटाएंगे तो बच कितना जाएगा, 10। अब देखिए 10 यहाँ पे बच गया है, तो ये 10 क्या है, ये 10 एक्स्ट्रा है। अगर ये 10 नहीं होता, ठीक है, तो यह जो संख्या है वह पूर्ण वर्ग होती। ठीक है, तो इस तरीके से अगर 10 इस संख्या में से घटा दिया जाए तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अगर यही संख्या 1,94,481 होता तो वह क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या किसकी, 441 की। ठीक है, ये जो आया है संख्या 441, इसका वर्ग अगर करते हैं तो आपको मिल जाएगा 1,94,481। और यहाँ हमारे जो संख्या दिया गया है 1,94,491, इसमें से अगर हम 10 घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर हम 10 घटा दें, छोटी से छोटी संख्या देखिए हम पहुंच गए, छोटी से छोटी संख्या 10 घटा दी जाए तो हमको क्या मिल जाएगा, जो शेष मिल जाएगा वह पूर्ण वर्ग होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, x² - x - 7 का गुणनखंड कीजिए। देखिए यहाँ पे प्रश्न में करेक्शन है, इन्होंने थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया है। यहाँ पे x² - x - 6 दिया था, 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो पूछा हुआ प्रश्न है इसलिए यहाँ पे पता चल रहा है, पेपर मैंने देखा है तो उसमें जो प्रश्न दिया गया है वह प्रश्न पूछा गया था x² - x - 6 का गुणनखंड करना है। तो देखिए अब इसको करते हैं हम, यहाँ पे x² - x - 6। अब इसको कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -6। a इंटू c कितना आएगा, -6। अब गुणा करने पे -6 आना चाहिए, जोड़ने पे -1 आना चाहिए, तो -3 और -2 हम संख्या ले लेंगे। तो यहाँ से x² को क्या लिख सकते हैं, -3x धन 2x और -6। ठीक, अब इसके आगे सॉल्व करते हैं तो पहले 2 पदों में x कॉमन मिल जाएगा, बचेगा x - 3। फिर बाद के पदों में 2 कॉमन मिल जाएगा, बचेगा x - 3 और x - 3 पूरे में कॉमन हो जाएगा, एक ब्रैकेट में x - 3 और दूसरे ब्रैकेट में x + 2। ठीक है, तो यही इसका गुणनखंड हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, sec 30 - 2 cot 45 प्लस और फिर माइनस में है -4/√3 इंटू sin 30। ठीक है, ये अलग है। ठीक है, यहाँ प्लस का साइन अलग है। ठीक है, इस तरीके से +2 cos 0°। अब इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे, बस यही प्लस माइनस में आप फंसेंगे। ठीक है, और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो सीधे इसको आप माइनस लिख सकते हैं।
ठीक है। इस माइनस को खत्म करके यहीं पे सीधे माइनस लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि जहां पे प्लस का गुणा माइनस में होता है वहां क्या आता है, माइनस आता है। ठीक, तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए सेक 30 की जो वैल्यू हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी, 2/√3 इंटू -2 cot 45, cot 45 1 होता है तो -2 इंटू 1, और देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया है, और 4/√3 इंटू साइन 30 1/2 इंटू कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है तो +2 इंटू 1। अब देखिए 2/√3 -2 और फिर -2/√3 धन 2, तो सभी आपस में क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ जाएगी। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 17 है, दो सिक्का उछालने पर क्या परिणाम प्राप्त होंगे। तो दो सिक्का उछालने पे पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या फिर दोनों पे टेल या दोनों पे हेड, यही 4 परिणाम जो होते हैं वह प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो दो सिक्का उछालने पे क्या परिणाम प्राप्त होंगे, तो ये 4 परिणाम आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो दो सिक्का उछालने पे 4 परिणाम प्राप्त होंगे। ठीक, तो इस तरीके से यही इतना आपको लिख देना था। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18, किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। शंकु का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है πr_l, तो वैल्यू बस पुट करना है, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर दिया गया है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई है 21 सेंटीमीटर। 7 से 21 को काटेंगे 3 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 22 × 24 जो कि आ जाएगा 528 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19, क्यूब रूट ऑफ 343 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 576, मतलब यहाँ पे घनमूल है, यहाँ पे वर्गमूल है, तो घनमूल निकालेंगे तो ये 343 7 का क्यूब होता है तो 7 आ जाएगा, और 576 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये 24 का वर्ग होता है 24 आ जाएगा, और 7 का गुणा 24 में होगा तो 24 7 168, 168 यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20, 8000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 8000 को कितना लिख सकते हैं, 8000 को सीधे 20 का क्यूब लिखा जा सकता है। ठीक है, और इसी का यहाँ पे क्यूब रूट पूछ रहा है, तो क्यूब रूट कितना हो जाएगा, क्यूब रूट ये आ जाएगा 20। ठीक है, तो इस तरीके से आसानी से इसको आप यहाँ पे हल कर सकते थे। तो यहाँ पे सभी पूछे हुए प्रश्न है और सभी को आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। उम्मीद है कि यहाँ पे आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। यह आपका पहला पार्ट था। यहाँ पे हमने 20 प्रश्न देखे। कहीं किसी प्रश्न में कोई भी दिक्कत है तो प्रश्न संख्या आप कमेंट करके बताइए, और पूरा आपको क्लास समझ में आया तो यस कमेंट करिए। क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइए। आपके जो भी सजेशंस हो, विचार हो, जरूर कमेंट करिए, और अधिक से अधिक शेयर करिए, सभी फ्रेंड्स में शेयर करिए, ताकि कम समय में आसान भाषा में सभी लोग सभी प्रश्नों को हल कर पाए। आप यहाँ पे देख रहे हैं कई सारी गलतियां दी हुई हैं, और कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनको समझने में आप लोग को दिक्कत होगी। तो यहाँ पे सारी चीजें मैंने आसान भाषा में एक्सप्लेन कर दी है। तो सभी मित्रों को शेयर करिए कम समय में बेहतर तैयारी के लिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस क्लास को लाइक कर दीजिए, सभी तक इस वीडियो को पहुंचाइए, और इसी तरीके से अपने 4th सेमेस्टर की बेहतरीन तैयारी आप हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और अगर आप कम समय में सबसे बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं और सभी PDF नोट्स को, टेस्ट सीरीज को, सभी क्लासेस को बिना प्रचार के, बिना डिस्टरबेंस के डाउनलोड करके देखना चाहते हैं, और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारी सुविधाएं अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड करिए हमारे ऐप को। ऐप का भी नाम टारगेट यूपीटेट सीटेट है। यह आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या सीधे प्ले स्टोर पे सर्च करिए टारगेट यूपीटेट सीटेट, डाउनलोड करिए। वहां पे आपको 4th सेमेस्टर का कोर्स मिल जाएगा। उसमें कोर्स में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। फिर वहां से अलग आपको कुछ नहीं पढ़ना है, उतना आप पढ़ लोगे तो 95% तक आप स्कोर कर लोगे। ठीक है, तो कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो नंबर दिया गया है, नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 7705 95 45 49 ये नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने जो भी डाउट्स हैं उनको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक ऐसे बने रहिए, चैनल से पढ़ते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।